Hello student, welcome you all to a free learning platform Let's Study India. Myself Subhashi and we are going to learn about the sexual reproduction in flowering plant. पहले भी हमने एक लेक्चर में बात की है कि एक्चुअल में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाला कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ना इतना इम्पॉर्टेंट है। इसकी बेसिस पे फ्लावर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेली लाइफ में तो है ही, हमारे साथ में प्लांट के लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। उसके साथ ही हमने बात की थी पॉलन ग्रेन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी लास्ट लेक्चर में। बट आज हम पढ़ने वाले हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो ऑलमोस्ट कवर किया, आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि स्टार्ट होता है पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम, जिसको हम कहते हैं ओव्यूल। ठीक है, मेगा वर्ड हमने बोला था, याद रखना, मेगा वर्ड रिलेट करेगा फीमेल से और माइक्रो वर्ड रिलेट करेगा मेल से। और साथ ही एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक का दूसरा नाम क्या है, किसी को पता है? पता है तो कमेंट करो, नहीं पता है तो हम इस लेक्चर में ये भी जानेंगे कि एम्ब्रियोसैक को और क्या कहते हैं। ठीक है, पिस्टिल बताया था हमने लास्ट क्लास में, गाइनोशियम वर्ड ये रिलेट करेगा किससे? फीमेल से। आपने सुना भी होगा गायनिकोलॉजिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट यानी फीमेल स्पेशलिस्ट जो होती हैं। ठीक है, स्त्री रोग विशेषज्ञ उनको हिंदी में कहा जाता है। तो जो गाइनोशियम होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कौन रिप्रेजेंट करता है? एंड्रोशियम। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो गाइनोशियम है, इसके अंदर अगर सिंगल पिस्टल से ये बना होता है, सिंगल यानी एक पिस्टल से, तो इनको हम कहते हैं क्या? मोनोकार्पेलरी। ठीक, एक ही पिस्टल से बना तो मोनोकार्पेलरी, और एक से ज़्यादा कई सारे पिस्टल से फॉर्म हुआ तो उसको हम कहेंगे मल्टीकार्पेलरी। ठीक है, मोर देन वन मल्टीकार्पेलरी और सिंगल पिस्टल है तो मोनोकार्पेलरी। अब ये जो पिस्टल है ये एक दूसरे के साथ फ्यूज होके रह सकते हैं। ठीक, अगर फ्यूज होके हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, और अगर फ्री हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? फ्यूज है, फ्यूज के लिए यूज होता है वर्ड क्या? सिन। सिन का मतलब ही होता है फ्यूजन। ठीक है, तो अगर पिस्टल एक दूसरे से फ्यूज हैं वो है सिन कार्पस, और अगर फ्री हैं तो उसे कहते हैं एपोकार्पस। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा मैम पिस्टल के लिए हम कार्पस कार्पस क्यों पढ़ रहे हैं? कार्पेल वर्ड सुना है, कार्पेल के ही इंटीग्रेशन से क्या बनता है? पिस्टल। तो बेसिकली ये पिस्टल कहाँ से बना? कार्पेल से, इसलिए हम यहाँ पे वर्ड पढ़ रहे हैं कार्पस। अगर फ्यूज है तो उसको कहेंगे सिन कार्पस। फ्यूज के लिए वर्ड यूज होता है सिन और पिस्टल के लिए कार्पस, और अगर फ्री है तो उसे हम कहेंगे एपोकार्पस। नेक्स्ट हमारा, हर पिस्टल डिवाइड होता है कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा सबसे ऊपर, उनके नीचे आता है स्टाइल और उनके नीचे आता है ओवरी। तो बेसिकली स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी किन पे बना हुआ है? पिस्टल से। पिस्टल को मिला के ये तीनों आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको याद होगा मेल गैमेट में भी हमने पढ़ा था कि हमारा जो एंड्रोशियम है वो किसका बना हुआ है? तो वो बना होता है एंथर और फिलामेंट का। फिलामेंट एक स्टाल थी और उनके ऊपर कौन बैठा था? एंथर। अब यहाँ पे है ओवेरियन कैविटी, जिनको बोला जाता है लॉक्यूल। ये प्रेजेंट कहाँ होता है? इनसाइड द ओवरी। ओवरी के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है ओवेरियन कैविटी या लॉक्यूल। अब इन लॉक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है क्या? प्लेसेंटा। ठीक है, इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। हर ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? प्लेसेंटा। अब ये जो मेगास्पोरोजीनिया जिसको हम कह रहे हैं ओव्यूल, यहाँ से क्या अराइज हो रहा है? प्लेसेंटा। ठीक है, हमारी बॉडी में भी बोला है ना, मेल ह्यूमन को और आप प्लांट को रिलेट करके पढ़ो। हमारी बॉडी में भी प्लेसेंटा होता है। ठीक है, जो बेबी और मदर को कनेक्ट करके रहता है, वैसे ही इनकी बॉडी में होता है, बस थोड़ा थोड़ा फंक्शन स्लाइटली डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, अब द नंबर ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी। ओव्यूल का नंबर याद रखना, ओव्यूल का नंबर 1 भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने? तो बेसिकली बात की सिन कार्पस और एपोकार्पस क्या है। ठीक है, फ्यूज है तो सिन, फ्री है तो एपो। इसके अलावा बात की स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, इन तीनों को ही मिला के हम पिस्टल कहते हैं। अब जो है वो क्या है? ओवेरियन
अब ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी में क्या प्रेजेंट है? प्लेसेंटा। ओवेरियन कैविटी का अगर कोई दूसरा नाम पूछ ले तो दूसरा नाम क्या है? लॉक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेगा स्पोरेंजियम, जिसको हम कह रहे हैं ओव्यूल। यहां तक हमने पढ़ा था क्या? पिस्टिल के बारे में। नेक्स्ट हमारा मेगा स्पोरेंजियम, जिसका नाम है ओव्यूल। अब इस मेगा स्पोरेंजियम में ओव्यूल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इनके अंदर क्या क्या इनका स्ट्रक्चर कहता है, क्या क्या खासियत इनकी, वो जानेंगे। तो बेसिकली जो ओव्यूल है ये एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो कि प्लेसेंटा से अटैच होता है। अब ये क्या होता है? जिस पार्ट पे प्लेसेंटा से अटैच होता है उस पार्ट को हम कहते हैं क्या? फ्यूनिकल। यानी ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर। ये तो हमें समझ में आ गया कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर बहुत स्मॉल होता है, तभी तो हम उसको नेकेड आइज से नहीं देख सकते। ठीक, अटैच टू द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से अटैच होता है। ऑफ लॉक्यूल, प्लेसेंटा के अंदर ही लॉक्यूल था, अभी हमने बताया। लॉक्यूल यानी ओवेरियन कैविटी विथ अ स्टॉल कॉल्ड फ्यूनिकल। ठीक है, ये नाम याद रखना है। फ्यूनिकल का कभी फंक्शन पूछ ले तो ये जोड़ने का काम करता है। किनको जोड़ने का काम करता है? ओव्यूल को और प्लेसेंटा को। ठीक है, द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज्ड विथ फ्यूनिकल इन द रीजन इज कॉल्ड हीलम। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम इस चीज को डायग्राम के बेसिस पे समझेंगे। क्या कह रहा है कि ये जो, मान लो ये अगर ओव्यूल है और ये अगर प्लेसेंटा है, ठीक है, तो प्लेसेंटा क्या ओव्यूल से डायरेक्टली अटैच है? नहीं, यहाँ पे अटैच करने का काम कौन कर रहा है? ये फ्यूनिकल। अब ये जो फ्यूनिकल है ये हमारे जिस जगह पे अटैच करेगा, जिस ओवरी के पार्ट को फ्यूज करेगा, इस पार्ट को ही हम क्या कहेंगे? हीलम। कॉन्सेप्ट समझ में आया? जुड़ तो रहा है। ठीक है, ये जुड़ किसकी वजह से? मान लो अगर ये हमारा प्लेसेंटा है और ये हमारा ओव्यूल है, तो ये दोनों के बीच में ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये क्या कहला रही है? ये फ्यूनिकल कहला रही है। अब इस फ्यूनिकल, ये ओव्यूल है अगर, तो ये हमारा जो पॉइंट है जहाँ पे इस फ्यूनिकल ने टच किया है, वही पॉइंट क्या कहला रहा है? हमारा हीलम। ठीक, अब जो ओव्यूल है वो कितने लेयर से कवर्ड है? 2 प्रोटेक्टिव लेयर है। उन दोनों लेयर को हम क्या क्या नाम दे रहे हैं? लेयर नहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्या उनको? इंटेगमेंट। ठीक है, अब ईच इंटेगमेंट कवर द ओव्यूल एक्सेप्ट वन ओपनिंग एट द टॉप कॉल्ड माइक्रोपाइल। याद होगा कि जब हम पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो एक्साइन भी चारों तरफ थी, कुछ कुछ जगह को छोड़ के। ठीक है, जहाँ पे वो एब्सेंट थी उसी को हम क्या कहते थे? जर्म पोर। कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। जो इंटेगमेंट है ये ओव्यूल के चारों तरफ प्रेजेंट रहेगी, लेकिन कुछ जगह को छोड़ के। वो कुछ जगह में सिर्फ एक ही जगह आएगी जिसको कहा जाता है माइक्रोपोलर या माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड सबसे टॉप पे प्रेजेंट होता है। माइक्रोपाइलर के जस्ट अपोजिट, यानी टॉप पे अगर माइक्रोपाइलर है तो उनके अपोजिट क्या है? बेस। बेस पे कौन सा एंड प्रेजेंट होगा? चलाजल एंड। ओके, तो इंटेगमेंट, अब आप जो इन 2 इंटेगमेंट पढ़ रहे हो, ये 2 इंटेगमेंट कौन कौन से होते हैं? एक तो बाहर वाला लेयर और एक अंदर वाला लेयर। बाहर को आउटर, अंदर को इनर। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ द माइक्रोपाइलर एंड इज कॉल्ड चलाजल, रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। ये लाइन याद रखनी है। चलाजल हमेशा कहाँ पे प्रेजेंट होगा? बेस पे, बेसल पार्ट पे। कभी कभी डायग्राम में नहीं कंफ्यूज होना है, डायग्राम ऐसे की जगह कभी कभी ऐसे दिखाता है, तो चलाजल आपको ये नाम ही याद रखना है। सी और बी को याद रखना है। सी के बाद क्या आता है? बी। बी फॉर बेस, सी फॉर चलाजल। तो बेस पे क्या प्रेजेंट रहेगा? चलाजल एंड। तो ऑब्वियस याद रहेगा कि टॉप पे कौन प्रेजेंट होगा? माइक्रोपाइलर। ठीक, ये हमारा स्ट्रक्चर। फ्यूनिकल आप देख लो। ये जो स्ट्रक्चर है ये तो बेसिकली हमारा एनसीईआरटी वाला ही स्ट्रक्चर है। पहले इसी स्ट्रक्चर को समझते हैं।
क्योंकि एनसीईआरटी का हर लाइन, हर डायग्राम, हर लेबलिंग सब इंपॉर्टेंट है। हिलम क्या है, फ्यूनिकल क्या है, पहले तो वो समझेंगे। फ्यूनिकल ये है, ठीक है। फ्यूनिकल ने क्या कनेक्ट किया था, प्लेसेंटा और ओव्यूल को आपस में कनेक्ट किया था। अब ये अगर हमारा ओव्यूल है तो ओव्यूल के जिस पार्ट से फ्यूनिकल अटैच्ड है, ठीक है, ओव्यूल के जिस पार्ट से ये फ्यूनिकल अटैच्ड है उसी पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, हीलम। सबसे टॉप पे जहाँ पे इंटीगमेंट एब्सेंट, आप देख लो यहाँ पे लेयर नहीं है, लेयर जहाँ नहीं है टॉप पोजीशन पे उसी पोजीशन को हम क्या कहेंगे, माइक्रोपाइलर पोल। माइक्रोपाइलर के जस्ट नीचे क्या आएगा, चलाजल पोल, ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक। अब ये क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस जो वर्ड है, यानी क्या फॉर्मेशन हो रहा है, मेगास्पोर का। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। याद है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में कौन फॉर्मेशन कर रहा था, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल, क्योंकि बेबी को फॉर्म कौन करेगा, मदर ही फॉर्म करेगी। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से जब मेगास्पोर मदर सेल से जब मेगास्पोर बनता है तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। अब ये जो हो रहा है ये एकदम से तो होता नहीं है, बच्चे बिल्कुल से तो बनते नहीं है, उम्र उनमें भी क्या होता है, धीरे 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 उनके स्टेजेस बढ़ते हैं, सेल डिवीजन होता रहता है। तो केस यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही है। क्या होगा, सेंटर, ओव्यूल के सेंटर में एक मास ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होगी, उस टिश्यू का नाम क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियस, ठीक है। अब वो उसका फंक्शन क्या है, अब ये जो न्यूक्लियस है इसमें अंदर क्या होगा, अबंडेंट रिजर्वेशन ऑफ फूड मटेरियल, बहुत सारे खाने भरे होंगे। याद है ये टिश्यू का एक और कॉन्सेप्ट पिछले वाले स्लाइड पे यूज हुआ था जब हम मेल के बारे में पढ़ रहे थे, वो नाम क्या था, कमेंट करके बताना, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे फिर से। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल है। अब इनका क्या काम क्या है, मान लो ये अगर हमारा इस ओव्यूल है, इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट है, मास ऑफ टिश्यूज, जिसको नाम बोल रहे हैं न्यूक्लियस, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या है, इनमें से जो माइक्रोपाइलर एंड के तरफ होंगे, यानी इस वाले पोजीशन में, ये क्या करेंगे, यही डिफ्रेंशिएट करेंगे और बनाएंगे क्या, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक। मेगास्पोर मदर सेल को ही ब्रैकेट में हमने लिखा है कैपिटल में MMC। माइक्रोस्पोर मदर सेल को भी MMC यूज करते हैं, लेकिन वहाँ पे स्मॉल लेटर यूज करते हैं। आप जब भी एग्जाम में लिखना, हम बार बार ये चीज़ कह रहे हैं, एग्जाम में लिखना तो ब्रैकेट में आप उनके फुल फॉर्म को लिखना मत भूलना, ठीक है। अब इट इज अ लार्ज डिप्लॉयड सेल डेंस साइटोप्लाज्म विथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, लार्ज भी होंगे, प्रोमिनेंट इनके पास न्यूक्लियस होगा और इनके जो साइटोप्लाज्म होंगे वो कैसे होंगे, डेंस होंगे। अब ये MMC क्या करेगा, अंडरगो करेगा मियोटिक डिवीजन। मियोटिक का मतलब क्या है कि क्रोमोसोम नंबर को यहाँ पे हाफ होना पड़ेगा। अब जब क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे तभी तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, इसलिए यहाँ पे तो ज़रूरी था। ये मियोटिक डिवीजन करेंगे और क्या बनाएंगे, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। समझ में आया कहानी, कहानी क्या हो रही है, कहानी ये हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कि एक्चुअल में ये अगर हमको याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे। ओव्यूल के सेंटर में क्या प्रेजेंट था, न्यूक्लियस। अब उन न्यूक्लियस में से ही क्या, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो होगा वो क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा। डिफ्रेंशिएट करके क्या बनाएगा, MMC, यानी मेगास्पोर मदर सेल। अब ये MMC क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे। मियोसिस डिवीजन के बाद क्या बनाएंगे, 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर, ठीक है। ये कुछ ऐसी कहानी चल रही है जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा, उन सब का कंक्लूजन बस ये है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक, रिवीजन करने में हेल्पफुल होगा।
बात हम नेक्स्ट की करते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये जो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बने, इन चारों का कोई फंक्शन नहीं है, इनमें से कोई एक ही फंक्शनल होता है, बाकी सब क्या होंगे, बेकार की चीजें हैं, डिकम्पोज हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे। ठीक, आउट ऑफ 4 मेगास्पोर 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल एंड अदर 3 डीजेनरेट, खत्म हो जाएंगे। अब दिमाग में आएगा तो मैम बने क्यों 4, जब खत्म ही होना था तो 4 बने क्यों? ऑब्वियस सी बात है, जब भी डिवीजन होगा ये हमेशा ही इवन नंबर में फॉर्म होता है। डिवीजन का होना मतलब इवन नंबर में चीज़ें, तो कोई एक तो एक से डिवाइड करके एक तो बन नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है। तो आएगा कि मैम 2 तो बन जाएंगे, 2 भी नहीं बन सकते थे, क्यों? आप अभी इस कॉन्सेप्ट में पढ़ोगे, जब मियोसिस डिवीजन हो रहा है तो 2 का फॉर्मेशन वैसे ही नहीं हो सकता। ठीक, वहाँ पे कहीं ना कहीं 4 4 8 ऐसे करके होता है। अब क्या होगा आगे, एक तो फंक्शनल होगा, बाकी सब डीजेनरेट करेंगे। 4 मेगास्पोर में 1 मेगास्पोर जो होगा वो फंक्शनल होगा, अदर 3 डीजेनरेट। द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू, किसमें डेवलप हो जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। अब यही फीमेल गैमेटोफाइट क्या कहलाता है, एम्ब्रियो सैक, जिनमें हमारा एम्ब्रियो रहने वाला है। ठीक, द फीमेल गैमेटोफाइट इज नोन एज एम्ब्रियो सैक। द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर, सिंगल मेगास्पोर से जब एम्ब्रियो सैक बनता है तो उसी को हम कहते हैं क्या, मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। नाम याद रखना है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। सिंगल एम्ब्रियो सैक बना है मेगास्पोर से, सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बना है, तो बेसिकली उसका नाम क्या बन गया, मोनोस्पोरिक टाइप। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड बाय माइटोटिक डिवीजन। ठीक, वहाँ पे क्या होगा, मियोसिस का तो काम खत्म हो गया, उसने गैमेट्स का फॉर्मेशन कर दिया। अब सेल को नंबर को बढ़ाने का काम कौन करेगा, माइटोटिक डिवीजन। अब यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन कब तक होगा, जब तक 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होगा। कब तक होगा, जब तक न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर कितना ना बन जाए, 8 ना बन जाए। यानी कितनी बार होना होगा, एक बार डिवाइड करेगा तो 2 बनेंगे, फिर डिवाइड करेगा तो 4 बनेंगे, फिर डिवाइड करेगा तो 3 बार, यानी क्या होना होगा, माइटोटिक डिवीजन। टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल, 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। लेकिन यहाँ पे ये जो डिवीजन होगा कंटिन्यू मैनर में नहीं होगा। अब आप सपोज कर लो शादी का सीजन चल रहा है, घर में लोगों के गेस्ट आ रहे हैं, तो क्या सारे गेस्ट आके एक ही रूम में जाके भर जाते हैं, नहीं। जब भी उनको रेस्ट करना होगा वो कहाँ जाएंगे, अलग अलग सबको रूम अलॉट किया जाता है। अब वो बात अलग है कि किसी का घर बहुत छोटा है, घर में एक ही रूम है या 2 ही रूम है, तो भरना पड़ता है। लेकिन हम अभी ठीक ठाक फैमिली की बात कर रहे हैं, मान लो आपके घर में 50 गेस्ट आ गए, तो वहाँ पे क्या होगा, सब अलग अलग रूम में जाएंगे ही जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी सब एक साथ मिलके नहीं रहने वाले हैं। जैसे जैसे डिवीज़न होता जाएगा, सेल के नंबर न्यूक्लियस के नंबर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे उनको उनका रूम अलॉट किया जाएगा। लेकिन रूम अभी बाकायदा उनका परमानेंट नहीं होने वाला। वो कब होगा, जब सारे के सारे गेस्ट आ जाएंगे, तब समझ में आएगा नहीं किसको किस जगह रहना है। समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं हम। ये 2 न्यूक्लियाई जो स्ट्रक्चर है ये क्या होंगे, मान लो पहले ये बना, 1 से डिवीज़न हुआ, 2 बने, 2 क्या होंगे, इस सेल के अपोजिट इन पे जाके अटैच्ड होंगे। अब वहाँ जब वो अपोजिट अटैच्ड हो गए तो ये फर्दर डिवाइड करेंगे। ऊपर की तरफ 2 से कितने बनेंगे, 4, नीचे की तरफ भी 2 से कितने बनेंगे, 4। ठीक, 4 4 का हो गया। अब बेसिकली क्या होगा, ये सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन लीड करेंगे और फॉर्मेशन करेंगे 4 न्यूक्लिएटेड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर का। ठीक, अब ये जो 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पे जो होगा ये जो डिवीजन है वो यहीं का यहीं स्टॉप होगा। डिवीजन जैसे ही स्टॉप हुआ, यहाँ पे एनसीईआरटी की एक बहुत फेवरेट लाइन है, क्या कह रहा है, ऑल माइटोटिक डिवीजन आर फ्री न्यूक्लियर टाइप। फ्री न्यूक्लियर टाइप यानी यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड कौन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस। कैरियोजेनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस को फॉलो नहीं कर रहा है, दोनों ही अलग अलग हैं। यानी यहाँ पे हमने देखा कैरियो वर्ड का मतलब क्या है, न्यूक्लियस तो डिवाइड किया, लेकिन क्या साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है, नहीं। अब ऑब्वियस सी बात है, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा मतलब
दोनों फैमिली अलग अलग, उनको अपने से मतलब, उनको अपने से मतलब। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा हो नहीं रहा है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। The 6 of 8 nuclei are surrounded by cell wall and organized into cell। अब क्या होगा, गेस्ट के नंबर तो आ गए, जितने गेस्ट आने थे उतने सारे आ गए। अब सबको सबका रूम बताया जाएगा कि किनको कहाँ पे रहना है। लेकिन अब हमारे पास कमरे कम हैं और गेस्ट के नंबर ज़्यादा हैं, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो शेयर कौन करेगा, सेंटर में लोग करेंगे। हॉल में, हॉल क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बड़ा रहता है, तो हॉल में क्या होगा, कई सारे लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो हॉल कहाँ होता है, ऑब्वियस सी बात है घर के ज़्यादातर घरों में बीच में होता है, ठीक है, जिसको हम आंगन भी कह सकते हैं। तो आंगन बोल लो या हॉल बोल लो, आप कुछ भी बोल लो, जो आपको समझ में आ जाए ईजिली वो कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर लो, बस मतलब है हमें कोरिलेट होना चाहिए। तो क्या होगा, 6 of 8 न्यूक्लियाई और सराउंडेड बाय सेल वॉल, उनको तो उनका कमरा मिल गया 6 को, लेकिन अभी बच रहे कितने, 2 बच रहे हैं। उन 2 के साथ क्या होगा, वो पोलर न्यूक्लियाई में आके अकेले रहेंगे, दोनों साथ साथ पोलर न्यूक्लियाई रीजन में यानी सेंट्रल सेल में आके रहेंगे। 3 सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर। अब ये जो ऊपर में 3 सेल ग्रुप टुगेदर हुए थे, साथ में आए थे, उनका नाम क्या है, उनको बोलते हैं एग एपरेटस। अगर आप ये स्ट्रक्चर देखो, ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 3 चले गए, यहाँ पे 3 चले गए और 2 कहाँ हैं, यहाँ पे, ये अटैच हुए। अब यहीं पे इनको इनका कमरा अलॉट कर दिया गया, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, कुछ ये वाला स्ट्रक्चर इनको मिल गया। अब इस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, या आप ऐसे समझो भी, बस ऊपर के 3, नीचे के 3 और बीच में क्या है, सेंट्रल न्यूक्लियाई। ऊपर जो माइक्रोपोलर, अभी बताया था ना, माइक्रोपाइलर एंड कहाँ होगा, टॉप पे। तो टॉप वाले एंड पे जो माइक्रोपाइलर एंड है, उनके जो सेल है उनको क्या बोलते हैं, एग एपरेटस। ये एग एपरेटस क्यों बोला गया पता चलेगा अभी। और जो चलाजल एंड पे हैं उनको क्या बोलते हैं, एंटीपोडल। एंटी का मतलब क्या होता है, अपोजिट। माइक्रोपाइलर के अपोजिट कौन था, चलाजल। तो यहाँ पे याद रहेगा, एंटी का मतलब जब अपोजिट, तो माइक्रोपाइलर के अपोजिट जब चलाजल है, तो माइक्रोपाइलर एंड के पास क्या था, एग एपरेटस, उनके अपोजिट क्या होगा, एंटीपोडल सेल, ठीक। द एग एपरेटस इन कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिस्ट एंड 1 एग सेल। ये जो एग एपरेटस है, इनके पास क्या होगा, 2 सिनर्जिड होंगे, ये और ये। अब क्या है, सिनर्जिड, और बीच में क्या है हमारा, ये है हमारा एग सेल। जो काम का है वो यही है, ठीक है। अब ये जो सिनर्जिड है, इनके पास प्रेजेंट होता है फिलिफॉर्म एपरेटस। फिलिफॉर्म एपरेटस का फंक्शन क्या है, यही पॉलन ट्यूब को गाइड करेगा कि हमारे पास क्या है, एग एपरेटस यानी एग सेल हमारे पास है, तो आपको कहीं और नहीं भटकना है। गाइडिंग का काम करता है किसको, पॉलन ट्यूब को, ठीक। द सिनर्जिड हैव स्पेशल फिलिफॉर्म एपरेटस विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। समझ में आया, फिलिफॉर्म एपरेटस। कभी कभी आप जाते हो ना रोड पे, तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बने होते हैं कि डायरेक्शन इस साइड है, तो इस साइड का मतलब क्या है, वो आपको गाइड कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट किसके लिए है, सिनर्जिड के पास जो फिलिफॉर्म एपरेटस है उनका। 3 cells are arranged toward chalazel end called antipodal cells. The large central cell have 2 polar nuclei. ये जो large central cell है इनके पास क्या है, 2 polar nuclei है। और यही 2 polar nuclei क्या करेगा, मैच्योर होगा, जब फ्यूज होगा तो बनाएगा क्या, एंडोस्पर्म, ठीक। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म embryo sac at maturity is 8 nucleated and 7 celled। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या है। अब आप अगर इनमें न्यूक्लियस को काउंट करो तो कितने न्यूक्लिएटेड, 3 ऊपर 3 नीचे 6 और 2 सेंटर में 8।
8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, लेकिन सेल के नंबर यानी सेल वॉल का कंपोजिशन कितना है, 3 ऊपर 3 नीचे 6, लेकिन बीच में कितना है, सिर्फ एक सेल वॉल यानी 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जो चीज हम पढ़ेंगे वो है ये डायग्राम। ये डायग्राम हमारे एनसीईआरटी का ही है, बहुत हार्ड नहीं है, समझ में आ जाएगा एक बार में। बेसिकली अभी हमने जो डायग्राम की रफ डायग्राम बनाया था वही चीज़ हमारी एनसीईआरटी ने भी बनाया है। 2 सेल डिवाइड किए थे, दोनों सेल अपोजिट पोल पे पहुंचे और वहाँ पे फर्दर डिवीजन क्रिएट किए। डिवीजन करके कितना बनाए, 8 सेल स्ट्रक्चर। अब बारी है इनका रूम अलॉट करने की। तो जैसे ही 8 सेल स्ट्रक्चर, ये दोनों खिसक के कहाँ आएंगे, सेंटर में, और ऊपर के 3 क्या होंगे, सिनर्जिड, नीचे के 3 क्या कहलाएंगे, एंटीपोडल। सिनर्जिड के पास क्या प्रेजेंट रहता है, फिलीफॉर्म एपरेटस। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि मैम चलाजल एंड ऊपर चला गया, माइक्रोपाइलर एंड नहीं। ये चीज़ों को, ये फिगर ऐसे ही था लेकिन इसने चीज़ों को पलट दिया। ठीक है, चलाजल एंड अभी भी कहाँ है, ऊपर आपको दिख रहा है, लेकिन आपको पता है वो ऊपर दिखने से मतलब नहीं है, उसकी पोजीशन एक्चुअल में हमेशा बेस पे ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस। ये क्या करेगा, गाइडिंग करेगा कि आपको एग सेल के पास आना है, और यही हमारा क्या है, एग सेल। बीच में क्या प्रेजेंट है, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, यानी मेल गैमेट के बारे में पढ़ा, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन पढ़ा। अब बात होगी कि इनको पढ़ा था किस लिए पढ़ा था, रिप्रोडक्शन के प्रोस्पेक्टिव से। तो इसमें रिप्रोडक्शन खुद से तो होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे क्या होगा, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक, अब पॉलिनेशन जब होना है तो फ्लावर के पास ना दिमाग है, ना हाथ है, ना पैर है, ये पॉलन ग्रेन जाएगा कैसे। तो पहले तो यही कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि पॉलन ग्रेन जाएगा कैसे। तो इनको या तो कोई एबायोटिक कंपोनेंट पहुंचा सकता है या बायोटिक। फॉर एग्जांपल बेबी अगर छोटा है, ठीक है, उसको आप कैसे लेके जाओगे, या तो वॉकर में बैठाओ लेके चले जाओ, या तो गोद में उठाओ लेके जाओ। तो वॉकर में अगर यानी एबायोटिक, और गोद में अगर उठा के लेके जा रहे हो तो बायोटिक, यानी हम तो लिविंग है ना, वॉकर भले आपका नॉन लिविंग था, तो इसलिए एबायोटिक। तो पॉलिनेशन का भी कुछ ऐसे ही रोल है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर। ठीक है, आपको आपके एग्जाम के डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो घर से निकलना तो पड़ेगा। तो घर से निकलना यानी पॉलन ग्रेन का घर कौन सा था, एंथर। एंथर से निकल के उनको जाना कहाँ है, स्टिग्मा। स्टिग्मा कहाँ पे प्रेजेंट था, पिस्टिल का पार्ट था और सबसे टॉप पे प्रेजेंट था। स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। यहाँ पे ना मेल के पास हाथ पैर है ना फीमेल के पास हाथ पैर है, यानी दोनों के दोनों ही क्या है, नॉन मोटाइल। काइंड ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन जो होगा वो 2 तरह से हो सकता है, या तो ऑटोगैमी होगा या तो जिनोटोगैमी होगा। ऑटोगैमी का मतलब क्या होगा, पॉलिनेशन विद इन सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम कहते हैं ऑटोगैमी। जैसे मान लो ये एक प्लांट है, इसी प्लांट के एक फ्लावर निकली, इन्हीं में मेल गैमेट प्रेजेंट है, इन्हीं में फीमेल गैमेट प्रेजेंट है। यहाँ पे जब पॉलिनेशन हुआ तो क्या होगा, ये कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। अगर 2 अलग अलग प्लांट हैं वहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, लेकिन ये क्रॉसिंग ओवर और सेल्फ पॉलिनेशन में भी थोड़ा सा बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो हम अभी सीखेंगे। क्या होगा, पॉलिनेशन विद इन, ये तो हमने देख लिया। इन ओपन एंड एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा ऑटोगैमी इज रेयर। अगर स्टिग्मा और एंथर एक्सपोज्ड है, एक्सपोज्ड मतलब खुला हुआ है, इसको हम समझेंगे एक कॉन्सेप्ट से। ऑटोगैमी यहाँ पे रेयर क्यों हो रही है, मान लो ये है हमारा क्या, स्टिग्मा, और ये जो पेंसिल आपको दिख रही है ये है हमारी एंथर, जिनमें हमारा पॉलन ग्रेन रहने वाला है। अब आप कुछ ऐसा समझो, ठीक, हमने बेसिकली कोशिश की आपको समझाने की। अगर फ्लावर एक्सपोज है यानी खुला हुआ है, कुछ ऐसा है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे स्टिग्मा है, यहाँ पे एंथर है, तो क्या यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा, नहीं हो सकता। क्यों,
हो सकता है, रेयर है, बाई चांस वाली चीज़ है। क्यों रेयर हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर ये खुला है तो इनके ऊपर कोई भी पॉलन ग्रेन आके रह लेगा, और जब कहीं और का पॉलन ग्रेन आएगा तो हम उसे सेल्फ नहीं कह सकते, उसे हम क्या कहेंगे? क्रॉस कहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि यहाँ पे अगर एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज है, खुले हुए हैं, तो क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन रेयर होगा या ऑटोगैमी रेयर होगा। लेकिन अगर वो क्लोज है, मान लो ये फ्लावर था, अब ये फ्लावर क्लोज फॉर्म में है, तो क्या इनके कोई बाहर की दुनिया से मतलब है? बिल्कुल नहीं मतलब है। इनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन आराम से, इनफैक्ट सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होने के ही चांसेस है। क्रॉस पॉलिनेशन का कोई रोल दिख रहा है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि चारों तरफ से तो वो पैक है, तो अदर कोई पॉलन ग्रेन इंटर कैसे करेगा? चीज़ें समझ में आई क्या हम कहना चाह रहे हैं? इन ओपन एंड एक्सपोज एंथर स्टिग्मा, एंथर एंड स्टिग्मा ऑटोगैमी इज रेयर। क्यों रेयर था समझ में आया? क्योंकि जब एक्सपोज है तो कहीं का भी पॉलन ग्रेन उड़ के आ जाएगा। अब वायोला, ऑक्सैलिस एंड कॉमेनेलिया प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर। इंपॉर्टेंट है इन तीनों का नाम। एग्जाम्पल जितने हैं एनसीईआरटी में सबको रट लो, या समझ के याद करो या ट्रिक से याद करो, कैसे भी, लेकिन याद होना चाहिए। वायोला, ऑक्सैलिस और कॉमेनेलिया ये क्या करते हैं? 2 तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। एक को कहते हैं कैस्मोगैमस और एक को कहते हैं क्लिस्टोगैमस। ये याद करने की एक ट्रिक है। अगर हम ये लिखें, इसका मतलब क्या है? स्पेलिंग समझ में आ रही है? CHASMA, चश्मा। और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? कैश्मो। काफ़ी कोरिलेट कर रहा है, वहाँ पे बस A है, यहाँ पे O है। ठीक, चश्मा हम कब लगाते हैं? चश्मा मतलब सन ग्लासेस, ठीक है, लेंस वाले की बात हम नहीं कर रहे हैं। सन ग्लासेस हम कब लगाते हैं? जब हम बाहर जाते हैं, एक्सपोज्ड एरिया में जाते हैं, तभी यूज़ करते हैं। तो इनके अंदर क्या होते हैं? इनके जो एंथर और स्टिग्मा होंगे वो एक्सपोज होंगे, खुले होंगे। ठीक, तो जस्ट इनका अपोजिट क्या होता है? क्लिस्टोगैमस, यानी इनके जो एंथर और स्टिग्मा होंगे वो क्लोज होंगे। चीज़ें समझ में आई? अब ये 2 तरह के फ्लावर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या है? कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, चश्मा से याद रखना है कैस्मो को, और अदर अपने आप ही याद हो जाएगा। एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा यानी इनका एंथर और स्टिग्मा खुला हुआ है, और क्लिस्टोगैमस में क्या है? क्लोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। ठीक, अब ये जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है इज इनवेरिएबली ऑटोगैमस एंड assured seed set even in the absence of pollinator। क्या कह रहा है कि ये जो क्लिस्टोगैमस है, इनके जो एंथर और स्टिग्मा है वो क्या है? क्लोज है। ठीक, अब क्या ये क्लोज है तो इनको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत है? फॉर एग्जाम्पल जब कोविड का टाइम पीरियड चल रहा था, ठीक, तो घर में ही अगर सारी चीज़ें आपको मिल जा रही थी, खाने की, रहने की, प्रॉपरली आपकी जितनी भी बेसिक नीड्स थी, तो आपको क्या बाहर जाने की ज़रूरत पड़ रही थी? नहीं पड़ रही थी। ठीक है, वो अलग चीज़ है कि आप अपने एंजॉयमेंट के लिए टहल आ रहे थे। ठीक, वो तो अलग ही चीज़ है, और बाद में फिर कोविड के वायरस इधर से उधर फैला रहे थे। लेकिन एक जो नॉलेज की हम बात कर रहे हैं, तो क्या अगर हमारे पास सारी यूजुअल की चीज़ हैं तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। तो इसी तरह कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। क्या कि जब इनके फ्लावर क्लोज हैं, ठीक, इनके एंथर और स्टिग्मा आपस में एकदम क्लोज है, तो क्या इनको किसी पॉलिनेटर की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनके अंदर मतलब ही नहीं है। तब भी सीड फॉर्मेशन होगा अगर पॉलिनेटर हो, ना भी पॉलिनेटर हो तब भी सीड पॉलिनेशन होगा। ठीक, इसलिए ये वर्ड लिखा गया है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर इज इनवेरिएबली ऑटोगैमस एंड assured seed set even in the absence of pollinator। अब आप अगर ये डायग्राम देख पाओ, कैस्मोगैमस, कैस्मो से याद रखना है क्या? चश्मा। चश्मा मतलब जब हम बाहर जाते हैं तभी सनग्लासेस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका स्टिग्मा है वो ये है, और आपके जो बेसिकली ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये एंथर का स्ट्रक्चर था, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, तो इनमें ही क्या प्रेजेंट हमारा? पॉलन ग्रेन। तो यहाँ पे क्या है? अब ज़रूरी नहीं है कि इनका ही पॉलन ग्रेन आके इन पे गिरे, ये तो बिल्कुल एक्सपोज्ड है, कोई भी उड़ता हुआ पॉलन ग्रेन आके इन पे गिर सकता है जो इनकी स्पीसीज का हो। तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होना बाई चांस की बात है, इसीलिए लिखा गया था रेयर केस है। ठीक है,
ये है जिनिटोगैमी। जिनिटोगैमी का मतलब जब प्लांट एक ही हो लेकिन फ्लावर की पोजीशन अलग अलग हो। क्या कह रहे हैं हम, मान लो आपका ये एक प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट पे एक फ्लावर जो है वो यहाँ पे निकला हुआ है और एक फ्लावर जो है वो यहाँ पे निकला हुआ है, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट। पॉलिनेशन बिटवीन द टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, ये याद रखना है। दो फ्लावर हैं वो तो जिनिटोगैमी भी होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्लांट जो होगा वो सेम होगा। सेम होने के बाद क्या होगा, पॉलिनेशन बाय पॉलिनेटिंग एजेंट। तो यहाँ पे क्या ऑब्वियस सी बात है, क्लोज तो है नहीं। पॉलिनेशन के लिए क्या ज़रूरत है आपको, अगर छोटे बच्चे को एक से दूसरे कमरे तक ले भी जाना है तब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी उनको उठा के ले जाने की। भले ही घर एक है लेकिन रूम अलग अलग हो रहा है, तो एक से दूसरे रूम में ले जाने के लिए ऑब्वियस सी बात है उनको गोदी में उठाना पड़ेगा। कुछ यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। तो पॉलिनेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए किसी ना किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, लेकिन क्या यहाँ पे जेनेटिक की बेसिस पे कोई डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दोनों ही जो फ्लावर हैं वो एक ही प्लांट के हैं, दोनों के ही स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन सब कुछ क्या है, एक ही प्लांट के हैं, इसलिए जेनेटिक बेसिस पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और लास्ट है हमारा जीनोगैमी। ये लास्ट क्यों बोला है, ये टाइप्स में लास्ट है, ठीक है। जिनिटोगैमी में क्या हुआ, प्लांट एक था लेकिन फ्लावर की पोजीशन अलग अलग थी। यहाँ पे पूरा का पूरा अलग है, मतलब प्लांट भी तो अलग अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है प्लांट जब अलग अलग है तो अलग अलग प्लांट के अलग अलग फ्लावर होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट, ठीक है। यहाँ पे प्लांट भी अलग, फ्लावर भी अलग, तो डिफरेंट चीज होंगी। अब यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन होगा? नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही नहीं। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन। तो इट इज कॉमनली कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। इट ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। अब यहाँ पे जब प्लांट ही अलग हो गया, पूरी की पूरी फैमिली ही अलग हो गई, तो क्या होगा, यहाँ पे जेनेटिक के बेसिस पे डिफरेंस आएगा। आप ये स्ट्रक्चर देखो, इसमें तीनों को ही बहुत अच्छे से समझाया है। अगर एक ही फ्लावर है, उन्हीं का स्टिग्मा है, उन्हीं का पॉलन ग्रेन है या उन्हीं का एंथर है, उन पे अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑटोगैमी। नेक्स्ट है हमारा, एक ही प्लांट है लेकिन फ्लावर अलग अलग है, इनके बीच अगर पॉलिनेशन हुआ तो इसको हम क्या कहेंगे, जिनोटोगैमी। और अगर अलग अलग प्लांट है, अलग अलग फ्लावर है, इनके बीच अगर पॉलिनेशन हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे, जीनोगैमी। अब हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट हमारा है वो पढ़ने वाले हैं हम कि ये जो पॉलिनेशन हो रहा है इनको करवाने के लिए कौन चाहिए, बायोटिक या एबायोटिक। बायोटिक का मतलब जो लिविंग हो, एबायोटिक का मतलब जो नॉन लिविंग हो। तो बायोटिक के सेंस में हम बात करने वाले हैं कुछ एनिमल्स के रिस्पेक्ट में, कुछ इंसेक्ट के रिस्पेक्ट में। और एबायोटिक में अब ऑब्वियस सी बात है, एबायोटिक को आप वही चूज कर सकते हो जो खुद एक से दूसरी जगह ट्रेवल करना जानते हो, ठीक है। अब आप बच्चे को अगर लेके जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है किसी ऐसी चीज़ में ही बैठा के लेके जाओगे जो ट्रैवल करता हो। ईंटे पे बैठा दोगे तो वो दिन भर बैठा रहेगा, उसको तो मतलब ही नहीं है फिर। तो बेसिकली किसी वॉकर पे या जिनमें व्हील लगी हो किसी ऐसी चीज़ पे बैठा के लेके जाओगे। कुछ ऐसे ही यहाँ पे भी है। एबायोटिक में यूज़ किसका किया जाएगा, विंड और वाटर का। क्यों विंड और वाटर, कोई बता सकता है? विंड और वाटर का यूज़ हम क्यों करेंगे, क्योंकि विंड भी एक से दूसरी जगह फ्लो करती है, वाटर भी वाटर करंट में एक से जगह एक इनिशियल और फाइनल पोजीशन को हमेशा चेंज करती रहती है। तो एबायोटिक में विंड और वाटर, और बायोटिक में कुछ एनिमल्स और इंसेक्ट के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। तो बेसिकली आज हमने जो भी चीज़ सीखा उसको हम एक बार एनसीईआरटी एज सच, ठीक है, रैंडमली बस रीड करेंगे, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के नहीं पढ़ना है, रैंडमली बस रीड करना है। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि बायोटिक और एबायोटिक कॉन्सेप्ट में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। अब विंड से अगर पॉलिनेशन होना है तो क्या चीज़ उस फ्लावर में ज़रूरी होगा, वाटर से पॉलिनेशन होना है तो क्या होगा, ठीक है।
अब आप 1 साल के बच्चे को डायरेक्ट आप ये सोचो कि 4 व्हीलर में बैठा के उसको ट्रैवल करा दें, बैठ तो पाएगा ही नहीं वो सही से, ठीक है। तो वो ट्रैवल कैसे करेगा, सॉरी 1 साल नहीं 1 महीने के, तो बेसिकली वो तो बैठ नहीं पाएगा, लेटा लेटा ही जाएगा। तो इसी तरह कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ होगा कि वो चीज़ विंड से पॉलिनेशन करना है तो उसके अंदर क्या चीज़ खास होनी चाहिए, वाटर से पॉलिनेशन करना है तो क्या चीज़ खास होनी चाहिए, इंसेक्ट से या एनिमल से पॉलिनेशन करना है तो क्या चीज़ खास होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वो चीज़ हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। और इसी के साथ हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं का यहीं ख़त्म होता है। जितनी भी टॉपिक हमने पढ़ी एक बार हम एनसीईआरटी को वापस से रीड करेंगे, ठीक है। साथ में आपके बोर्ड के प्रिपरेशन भी करने हैं, तो अच्छे से पढ़ाई करना। नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। थैंक यू।